परीक्षा गुरु उपन्यास को हमने पूरा पढ़ लिया है क्रम से, प्रकरण संख्या 1 से 41 तक। अब हम सभी प्रकरण से क्रम से प्रश्न लेंगे और उनको हल करेंगे। तो ये प्रश्न जो मैंने तैयार किए हैं, शायद ही है कि कोई भी महत्वपूर्ण जो तथ्य है, कथन है उपन्यास से वो छूटे। तो इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से हल तभी कर पाएंगे जब एक बार आप उपन्यास को अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो केवल प्रश्नों को भी दोहरा कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1880 ईस्वी, बी 1882 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी, डी 1890 ईस्वी। बिल्कुल सरल प्रश्न है। आपको पता होगा कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1882 ईस्वी, यानी बी इसका सही उत्तर है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 2, परीक्षा गुरु उपन्यास में कुल कितने प्रकरण यानी अध्याय हैं? ए 35, बी 40, सी 41, डी 45। ये भी सरल प्रश्न है। सी इसका उत्तर है। 41 प्रकरण है परीक्षा गुरु उपन्यास में। प्रश्न क्रमांक 3 देखें, उपन्यास के प्रथम प्रकरण का क्या नाम है? ए है मित्र मिलाप, बी संगति का फल, सी अकाल में अधिक मास, डी सौदागर की दुकान। तो पहला प्रकरण का नाम क्या है? विकल्प डी सौदागर की दुकान। ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं बताएंगे, नहीं आगे के प्रश्नों फिर सही से हल नहीं हो पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। यह कथन किस पाश्चात्य विद्वान का है जिससे उपन्यास की शुरुआत होती है? ठीक है, प्रकरण संख्या 1 से लिया गया है ये कथन। जब प्रकरण संख्या 1 शुरू होता है तो शुरुआती समय में ही लिखा होता है। तो ये कथन किसका है कि चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। ये कथन है चेस्टरफील्ड का, भी इसका सही उत्तर है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 5, मिस्टर ब्राइट की दुकान पर लाला मदन मोहन जो बड़ी कांच की जोड़ी पसंद करते हैं, सौदागर उसकी असली कीमत कितनी बताता है? ठीक है, सौदागर यानी कि जो मिस्टर ब्राइट है, तो पहले कितनी कीमत बताता है उसकी? वो 3000 रुपये। ठीक है, कि एक सौदागर को मैंने अभी 3000 रुपये में बेची है, लेकिन मैं आपके लिए 400 रुपये कम करके बेच दूंगा, यानी कि 2600 रुपये में। तो कितने 2600 रुपये बताता है वो लाला मदन मोहन के लिए? ठीक है, 20 का सही उत्तर है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 6, मिस्टर ब्राइट के अनुसार वह कांच की जोड़ी किस देश में बनी हुई थी? ए है इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी फ्रांस। ठीक है, तो कांच की जोड़ी किस देश में बनी हुई थी? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांस में बनी हुई थी, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 7, लाला मदन मोहन के सच्चे हितैषी मित्र का क्या नाम है जो उन्हें फिजूल खर्ची से रोकता है? ए है मुंशी चुन्नीलाल, बी मास्टर शंभू दयाल, सी लाला ब्रजकिशोर, डी पंडित पुरुषोत्तम दास। तो उनका सच्चा मित्र कौन था? लाला ब्रजकिशोर, सी इसका सही उत्तर है। लाला ब्रजकिशोर पैसे से कौन थे? वकील थे। ठीक है, वकालत करते थे, वकील थे। इनकी पढ़ाई लिखाई किसने करवाई थी? लाला मदन मोहन के पिताजी ने। प्रश्न क्रमांक 8, मिस्टर रसेल किस चीज़ का व्यापारी था? ए है कांच का, बी कपड़ों का, सी नील का, डी इत्र का। तो मिस्टर रसेल किस चीज़ का व्यापारी था? नील का था, सी।
इसका सही उत्तर है नील पहले कपड़े रंगने के काम में आता था। यहाँ पर नील की खेती कराई जाती थी भारतीय किसानों के द्वारा। और जो भारतीय खाद्यान्न थे, गेहूँ, चावल, इनको कम कर दिया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी की वजह से वो क्या बोलता था कि आप नील की खेती करो, नील ज़्यादा करो कपड़े रंगने के लिए। बाद में नील का उत्पादन बंद कर दिया गया क्योंकि जो सिंथेटिक कलर थे, संश्लेषित रंग थे, आर्टिफिशियल कलर बनने लगे थे, तो नील की ज़रूरत नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 9, मिस्टर रसेल पर रामप्रसाद बनारसी दास ने कितने रुपए की डिक्री कराई थी जिससे उसका कारखाना नीलाम होने वाला था? ए 8,000 रुपये, बी 10,000 रुपये, सी 11,000 रुपये, डी 15,000 रुपये। ठीक है, तो रामप्रसाद बनारसी ने, ध्यान रखना है, किसकी डिग्री कराने की सोची थी? मिस्टर रसेल की। कितनी थी वो? सी इसका सही उत्तर है 11,000 नहीं, 11,500 थी। ठीक है, 11,500 रुपये कर लें। डिग्री कराई थी, लेकिन बाकी के रुपए अगर पूछा जाए, रुपए कितने बाकी थे मिस्टर रसेल पर रामप्रसाद बनारसी दास के? तो 8,000 रुपये बाकी थे केवल। ठीक है, कितने? 8,000 रुपये। अगर रुपए बाकी का पूछा जाए तो 8,000, और डिक्री का पूछा जाए तो वो कितने की थी? 11,500 की। ठीक है, अब आगे देखें हम। प्रश्न क्रमांक 10, लाला मदन मोहन की उस नए बाग का क्या नाम था जहां वे हरदयाल से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे? ए है आनंद भवन, बी दिलपसंद, सी शीश महल, डी गुलिस्तां। तो क्या नाम था मदन मोहन के नए बाग का? वो नाम था दिलपसंद बी। अब ये हमारे प्रश्न हो गए। अब है हमारे कथन और संवाद पर आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। पहला है, सच्ची इज्जत तो सच्ची लियाकत से मिलती है, अप्रसिद्ध संवाद किसका है? ठीक है, ए है लाला ब्रजकिशोर का, बी लाला मदन मोहन का, सी मास्टर शंभूदयाल, डी मुंशी चुन्नीलाल। तो सच्ची इज्जत किससे मिलती है? लियाकत से। ये कथन किसका था? ब्रजकिशोर का था। पूरा कथन क्या था? कि सर सामान से इज्जत नहीं मिलती, सच्ची इज्जत तो सच्ची लियाकत से मिलती है। फिर था दूसरा कथन इसी लाइन में, और जब कोई मनुष्य बुद्धि के विपरीत इस रीति से इज्जत चाहता है तो उसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। ये कथन पूरा था लाला ब्रजकिशोर का। प्रश्न क्रमांक 2, विलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले ना बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। यह तर्क किसने दिया? ए है लाला ब्रजकिशोर, बी लाला मदन मोहन, सी मिस्टर ब्राइट, डी मास्टर शंभूदयाल। तो ये कथन किसने कहा था? मिस्टर ब्राइट ने, जो कि कांच का व्यापारी था। वो यही चाहता था कि लाला जी कांच खरीदें, तो वो बताता था कि हर चीज़ का, पदार्थ का स्वभाव जानो, उसका यूज करो। तो ये कथन किसका था? मिस्टर ब्राइट का। प्रश्न क्रमांक 3, बहुत पढ़ने लिखने से भी आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फिलॉसफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं। यह व्यंग्यपूर्ण कथन किसका है? ए है पंडित पुरुषोत्तम दास, बी मुंशी चुन्नीलाल, सी मास्टर शंभूदयाल, डी हरगोविंद। ठीक है, तो ये कथन किसका था? कि बहुत पढ़ने लिखने से भी आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फिलॉसफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं। ये कथन था पंडित पुरुषोत्तम दास का। ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4, शेक्सपियर की कविता द क्वालिटी ऑफ मर्सी, ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि किस कवि की या फिर कौन सी कविता का यहाँ पर उपन्यास में दी गई है या उसका अनुवाद दिया है।
इसका हिंदी अनुवाद, कोमल मन होत न किए होत प्रकृति अनुसार उपन्यास में कौन सा पात्र सुनाता है? ए लाला मदन मोहन, बी लाला ब्रजकिशोर, सी मास्टर शंभुदयाल, डी लाला हरदयाल। तो ए वाली पोएम कौन सुनाता है? कोमल मन होत न किए होत प्रकृति अनुसार थोड़ा बड़ा है, इसका पूरा देखने के लिए आप उपन्यास जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। ये किसका था? मास्टर शंभुदयाल ने इस कविता का दिया था, ठीक है, उसने उपन्यास में सुनाया था। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5, दुर्बल तपस्वी से कठिन समय में उसके दुख का हाल न पूछ, और पूछे तो उसके दुख की दवा कर। हजरत सादी का यह कथन कौन दोहराता है? तो ध्यान रखना ये किसका कथन है? हजरत सादी का। ये भी परीक्षा में पूछ लेगा सीधा, ये कथन दे देगा तो, ठीक है। किस उपन्यास लिया गया है? तो परीक्षा गुरु से। तो ये कथन को दोहराता कौन है? ए है लाला मदन मोहन, बी मुंशी चुन्नीलाल, सी मिस्टर रसेल, डी मास्टर शंभुदयाल। तो इस कथन को कौन दोहराता है? बी मुंशी चुन्नीलाल। अभी आपको ये प्रश्न शायद सरल लग रहे होंगे, जब परीक्षा आती है तब वहाँ हम हल करेंगे बहुत और भी दूसरी, ठीक है, चीज़ों के प्रश्न आएंगे, उपन्यास के, नाटकों के, कहानियों के, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मास्टर शंभुदयाल था या मुंशी चुन्नीलाल था या मदन मोहन या शंभुदयाल, ठीक है। तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इन चीज़ों को 2-4 बार पढ़ना जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 6, लड्डू ही लड्डुओं की बातें करनी आती है या कुछ और भी सीखे हो, यह व्यंग शंभुदयाल ने किस पर किया था? ए है मुंशी चुन्नीलाल, बी हरगोविंद, सी पंडित पुरुषोत्तम दास, डी हकीम अहमद हुसैन। ठीक है, लड्डू ही लड्डू की बात करनी आती है या कुछ और भी सीखे हो, तो किस पर किया था? शंभुदयाल ने यह व्यंग पंडित पुरुषोत्तम दास पर, सी पर। जब पंडित पुरुषोत्तम दास कहते हैं, जो अहमद हुसैन है वो कहता है कि तुम्हारे लिए करेला मंगवाएं क्या खाने को, तो पंडित पुरुषोत्तम दास कहता है करेला क्यों खाएं, लाला जी की कृपा से लड्डू खाते हैं तो लड्डू ही लड्डू खाएंगे हम, इस प्रकार से कहता है कौन? पंडित पुरुषोत्तम दास। तो शंभुदयाल उन पर व्यंग कसता है और कहता है कि लड्डू ही लड्डू की बातें करनी आती है या कुछ और भी सीखे हो। तो व्यंग कौन कसता है? शंभुदयाल। किस पर कसता है? पंडित पुरुषोत्तम दास पर। प्रश्न क्रमांक 7, उदारता इसका नाम है, दयालुता इसे कहते हैं, सत्य यश मिलने की यह राय है, यह चाटुकारिता भरा संवाद कब कहा जाता है? ए, जब मदन मोहन रसेल का कर्जा चुकाने का वादा करते हैं, बी, जब मदन मोहन हकीम को मिलावटी इत्र के लिए 25 रुपये देते हैं, सी, जब मदन मोहन 5500 में घोड़े खरीदते हैं, डी, जब मदन मोहन टोपियां खरीदते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प बी, जैसे ही वो हकीम अहमद को क्या देते हैं? 25 रुपये देते हैं इत्र के लिए, और मिलावटी इत्र था, उसमें पंडित पुरुषोत्तम दास ने क्या बताया कि क्या मिला है? चंदन का तिल मिला हुआ लग रहा है। तो पुरुषोत्तम दास की इच्छा क्या थी कि बिना पैसे दिए इत्र ले लें, क्योंकि वो बताता है कि इसमें चंदन का तेल है और सरकार ने मिलावटी चीज़ों बेचने पर रोक लगाई रखी है, तो चुपचाप से इसको यहाँ पर दे जाओ। लेकिन फिर भी मदन मोहन मिलावटी इत्र के भी उसको 25 रुपये देता है। इत्र कहाँ से लाया गया था? अजमेर से। ठीक है, जो गंदी था, गंदी यानी जो इत्र बेचने वाला, वो कहाँ से लाया था? ठीक है, अजमेर से इत्र लाया था। प्रश्न क्रमांक 8 देखें, मुंशी चुन्नीलाल द्वारा लाला मदन मोहन की तुलना किन दो महान ऐतिहासिक पौराणिक दानवीरों से की जाती है? ए है कर्ण और दधीची, बी विक्रम और हातम, सी हरिश्चंद्र और शिवी, डी विक्रमादित्य और भोज। तो तुलना कौन करता है? मुंशी चुन्नीलाल। किससे करता है? विक्रम और हातम से, बी। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है, कठिन प्रश्न है और इंटरेस्टिंग प्रश्न भी है, बहुत से लोगों से ये गलत हो जाएगा परीक्षाओं में। ठीक है, तो दान के रूप में वो हरिश्चंद्र राजा शिवी का कर देंगे,
ठीक है, या कर्ण का करेंगे। कर्ण ने क्या अपने कवच कुंडल दान किए थे, सब कुछ दान कर देता था। दधीची ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था इंद्र का जो वज्र है वो बनने के लिए। हरिश्चंद्र ने अपना जो दान दिया था किसको, विश्वामित्र को दान दिया था, तो सब कुछ राजपाट सब दान दे दिया। अपनी पत्नी और पुत्र को भी भेज दिया था। हरिश्चंद्र राजा थे। राजा शिवी ने शायद दान में अपना शरीर के टुकड़े काट कर रख दिए थे तराजू पर, जहाँ तक है वही राजा होंगे, राजा शिवी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9, सच्चे माल की निस्बत नकली या झूठे माल पर ज़्यादा चमक दमक मालूम होती है। हरकिशोर का एक कथन कपड़े के अलावा और किस पर गहरा व्यंग था। ए है मिस्टर ब्राइट के कांच पर, बी मदन मोहन के नकली यानी कि चाटुकार दोस्तों पर, सी इत्र की मिलावट पर, डी नील के व्यापार पर। तो किस पर तंज कसा था उसने, बी मदन मोहन के नकली चाटुकार दोस्तों पर। प्रश्न क्रमांक 10, क्या मैं अपने मित्र और शत्रु को भी नहीं पहचानता, मैं अपना कलेजा चीर कर दिखाऊं। यहाँ पर चीर कर लें, चीर कर दिखाऊं तो आपको मालूम हो। लाला मदन मोहन ने अभावुक बात किससे कही। ए है लाला ब्रजकिशोर से, बी लाला हरदयाल से, सी अपनी पत्नी से, डी मुंशी चुन्नी लाल से। तो ये बात किससे कही थी उसने, लाला हरदयाल से। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पर हो गया। अब आती है हमारी घटनाएं और पात्र परिचय, इन पर प्रश्न हैं। ठीक है, सभी प्रश्न मैंने किए हैं, किसी के 5 लिए हैं, किसी के 10 और किसी के 15। इस प्रकार से मैंने प्रश्न लिए हैं कि सभी जिस जिस तरीके के प्रश्न आते हैं सभी तरीके के प्रश्न कवर हो जाए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, लाला ब्रजकिशोर की बातों और उपदेशों को बीच में रोकने के लिए मुंशी चुन्नीलाल ने घड़ी में चाबी देने के बहाने क्या चालाकी की थी। ए घड़ी बंद कर दी थी, बी घड़ी आधा घंटा आगे कर दी थी, सी घड़ी 1 घंटा पीछे कर दी थी, डी घड़ी चुरा ली थी। तो बी घड़ी आधा घंटे आगे कर दी थी, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि घड़ी को आधा घंटा आगे कर दिया था। ठीक है, पीछे का उत्तर नहीं लगा देना है, गलती से आप ये लगा दो आधा घंटे का, ध्यान रखें। अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता घड़ी आधा घंटा पीछे कर दी थी तो गलती से वो नहीं लगाना है, क्या रखना है, घड़ी आधा घंटा आगे कर दी थी, जिससे कि ब्रजकिशोर से पीछा छूट जाए चुन्नी लाल का। ठीक है, आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 2, मिस्टर रसेल मदन मोहन से कर्जा चुकाने के लिए अपनी दिल जमाई यानी जमानत के रूप में नया क्या खोलने का झांसा देता है। ए है सूती कपड़े की मिल, बी शीशे बर्तन का कारखाना, सी नील का नया गोदाम, डी रेलवे कंपनी। तो मिस्टर रसेल दिल जमाई जमानत के रूप में क्या खोलने का झांसा देता है, शीशे बर्तन का नया कारखाना। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि इस पर क्या हो गई थी, नालिश हो गई थी 11,500 रुपये की, बनारसी दास ने कर दी थी, तो उसका कर्जा चुकाने के लिए वो किसकी मदद मांगने आया था, मदन मोहन की। प्रश्न क्रमांक 3, पंसारी का लड़का हरगोविंद लखनऊ की बनी हुई टोपियाँ कितने रुपए प्रति टोपी के हिसाब से लाया था। ठीक है, ए है 12 रुपये, बी 15 रुपये, सी 18 रुपये और डी 25 रुपये। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी 18 रुपये। ठीक है, किसका लड़का था, ध्यान रखना है, पंसारी का लड़का क्या नाम था, हरगोविंद। ध्यान रखना है हरगोविंद नाम था, हरकिशोर नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। हरकिशोर भी इसमें पात्र है, वो अलग है। और हरगोविंद ने कीमत बताई थी 25 रुपये टोपियों की। ठीक है,
मदन मोहन ने बोला कि 25 रुपये है, लेकिन अगर 20-20 रुपये करे तो टोपी ले लेना, लेकिन वो कितने में लेके आ गया? 18 रुपये में। ऐसा किसने कहा? हरगोविंद ने। ठीक है, और वास्तविक मूल्य क्या था उसका? अलग था। वो आगे देख रहे हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, हरगोविंद द्वारा लाई गई टोपियों की असली कीमत 12 रुपये का भंडाफोड़ कौन करता है? ए है लाला ब्रजकिशोर, बी हरकिशोर बजाज, सी मुंशी चुन्नीलाल, डी लाला मदन मोहन। तो कौन करता है? हरकिशोर करता है, बी इसका सही उत्तर है। बाद में हरकिशोर टोपी खरीद कर भी लाता है, लेकिन लाला मदन मोहन उससे टोपी नहीं लेता है। बोलता है किसने तुमसे कहा था टोपी खरीदने के लिए या लाने के लिए, भले ही आप सस्ती ला रहे हो या कम कीमत में ला रहे हो, मैंने तो आपसे नहीं कहा था। तो इसी बात का हरकिशोर को बुरा लगता है, वह चला जाता है और इसी का बदला लेने के लिए बाद में उसका लोगों से चुगली भी करता है हरकिशोर कि इसके पास, मदन मोहन के पास पैसे नहीं है, नालिश होने वाली है, कर्जा बहुत हो गया है। तो ये सब बातें कौन कहता है? हरकिशोर कहता है। प्रश्न क्रमांक 5, हकीम अहमद हुसैन मदन मोहन के लिए जो हिना का इत्र लाता है वह कहाँ से लाया गया था? ए लखनऊ, बी कन्नौज, सी अजमेर, डी दिल्ली। तो कहाँ से लाया गया था? सी अजमेर से। कौन सा इत्र था? ध्यान रखना है, हिना का इत्र। कौन लाया था? हकीम अहमद हुसैन। ठीक है, लाया था, लेकिन किसी से खरीद कर लाया था, वो गंदी से खरीद कर लाया था, जो कि इत्र बेचने वाला होता है। वो लाया था कहाँ से? अजमेर से। ठीक है, तो वो कौन लाता है? जो गंदी होता है वो अजमेर से लाता है इस इत्र को। और क्या बात कहता है हकीम अहमद हुसैन यहाँ पर मदन मोहन से कि जो उसका माल था गंदी का, वो लाया था, वो लूट लिया गया है, केवल एक ही शीशी बची है जो मदन मोहन को वो पेश करता है। यानी कि उसकी कीमत बढ़ाने के लिए इस तरह की बात वो कहता है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 6, मास्टर शंभुदयाल ने पंडित पुरुषोत्तम दास की ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेने के लिए कागज पर क्या लिखा था? ए करेला, बी बैगन, सी लड्डू, डी कांच। तो क्या लिखा था? ए करेला। ठीक है, करेला लिखा था पुरुषोत्तम दास की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन पंडित पुरुषोत्तम दास ने वो बात कैसे जानी, वो अगले प्रश्न पर हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, पंडित पुरुषोत्तम दास बिना देखे कागज पर लिखी बात कैसे जान लेते थे? ए वे सचमुच ज्योतिष विद्या जानते थे, बी वे दूसरे कागज पर काजल लगाकर अक्षरों की छाप यानी पुष्टि पत्र ले लेते थे, सी शंभुदयाल उन्हें इशारे से बता देता था, डी वे छुपकर कागज पढ़ लेते थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी। ठीक है, क्या करते थे? कागज पर काजल लगाकर अक्षरों की छाप ले लेते थे, यानी कि कार्बन कॉपी बना लेते थे। ठीक है, पहले काजल की सहायता से वो ऐसा काम करते थे। प्रश्न क्रमांक 8 देखें। क्षमा करें। लाला मदन मोहन के उस मुनीम या क्लर्क का क्या नाम था जो बही खाता यानी जमा खर्च लेकर आया था, लेकिन उसे झिड़क कर भगा दिया गया? ए हरगोविंद, बी लाला जवाहरलाल, सी हरकिशोर, डी आगा हसन। वो कौन था? बी लाला जवाहरलाल। उनका कौन था? मुनीम क्लर्क था, मुंशी था एक तरीके का। वो भी यही चाहता था कि मुझे दिखाना ना पड़े, क्योंकि वो भी क्या करता था? इनके हिसाब में हेरफेर करता था, अपना हाथ बनाता था। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 9, लाला मदन मोहन की महफिल के लिए हरकिशन दलाल कहाँ के दो निहायत अच्छे गवैये बुलाने की अनुमति मांगता है? ए ग्वालियर, बी बनारस, सी लखनऊ, डी जयपुर। तो कहाँ के मांगता अनुमति गवैये कहाँ से बुलाने की? ए ग्वालियर से। संगीत का घराना ग्वालियर का बहुत अच्छा था पहले के समय में, ग्वालियर घराना कहते थे उसे। प्रश्न क्रमांक 10, हकीम जी महफिल में लखनऊ की किस मशहूर गायिका तवायफ को बुलाने की बात करते हैं?
ठीक है, यहाँ पर गायिका को तवायफ लिखा है। ठीक है, इसका अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग होता है। ए है छप्पन छुरी, बी अमरीजान, सी जोहराबाई, डी गौहर खान। तो वो कौन थी? वो थी अमीर जान, बी। ठीक है, इसका सही उत्तर है यहाँ पर अमरी की जगह अमीर कर लें। ठीक है, अमीर जान। कई बार परीक्षा में इस तरीके से भी विकल्प दे देते हैं कठिन कि अमरी जान, फिर अमीर जान, फिर अमीरा जान, फिर अमीना जान, इस तरीके के नाम भी दे देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है सही नाम है अमीर जान। कहाँ की गायिका थी? लखनऊ की। प्रश्न क्रमांक 11, लाला मदन मोहन ने आगा हसन जान के तबेले से कितने रुपए में 3 घोड़े खरीदे थे? ए 3000 रुपये, बी 4500 रुपये, सी 5500 रुपये, डी 6000 रुपये। तो कितने में खरीदे थे? 5500 रुपये में, सी इसका सही उत्तर है। ये भी ध्यान रखना है कितने घोड़े खरीदे थे? 3। किससे लिए थे? आगा हसन जान। ठीक है, ये सभी प्रश्न हमें ध्यान रखना है, परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, दिलपसंद बाग में मदन मोहन के मन बहलाने के सामानों में अंडा खेलने की मेज से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ए टेबल टेनिस, बी बिलियर्ड्स, सी कैरम बोर्ड, डी शतरंज। सही उत्तर है इसका बी बिलियर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर अगर स्नूकर नाम आ जाए तो वो भी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न मैंने बनाया है, उपन्यास में आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल अंडा खेलने की मेज आपको मिलेगा, लेकिन अंडा खेलने की मेज यही होती है बिलियर्ड्स या स्नूकर। तो अगर पेपर कुछ अलग लेवल का हटके आ गया तो इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, लाला हरदयाल मदन मोहन से मिलने दिलपसंद बाग में जानबूझकर देर से क्यों आते हैं? ए क्योंकि उनके पिता ने उन्हें रोक लिया था, बी क्योंकि वे रास्ता भूल गए थे, सी ताकि मदन मोहन की मिलने की चाह बढ़े और वे उसे जाल में फंसा सकें, डी क्योंकि उन्हें मिस्टर ब्राइट से मिलना था। तो देर से क्यों गया था? ताकि मदन मोहन की मिलने की चाह बढ़े और वे उसे अपने जाल में फंसा सकें। ध्यान रखने बाग का नाम क्या है? दिलपसंद। ठीक है, तो मदन मोहन का नया बाग था, क्या नाम था उसका? दिलपसंद। प्रश्न क्रमांक 14, मिस्टर ब्राइट ने मदन मोहन को कांच का सामान तुरंत देने के बजाय तीसरे पैर मास्टर शंभू दयाल को क्यों बुलाया? ए क्योंकि सामान की पैकिंग होनी थी, बी क्योंकि मदन मोहन फिजूल खर्च और दिवालिया माने जा रहे थे और ब्राइट पहले अपना पिछला बिल वसूलना चाहता था, क्योंकि सी ब्रजकिशोर ने सामान लेने से मना कर दिया था, डी क्योंकि कांच के सामान में खरोच थी। तो तुरंत देने के बजाय मास्टर शंभू दयाल को क्यों बुलाया? ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर ए हो जाएगा, पर ए सही नहीं होगा। ठीक है, बी, यहाँ पर ए आएगा इसका ऑप्शन। तुरंत देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो मास्टर शंभू दयाल है उसको क्या मिल सके? कमीशन मिल सके अपना। ठीक है, जो कमीशन होता है, कमीशन खोरी करते हैं, बिना बताए लाला मदन मोहन से उसी के मित्र बने रहते हैं और पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो उसने कांच की कीमत 3000 से कितनी कर दी थी? 400 रुपये कम, 2600। फिर बात हुई कि कब आप और कम करें, तो उसने क्या कहा कि आप मास्टर शंभू दयाल को भेज देना, मैं उनसे बातचीत करके कर लूँगा। तो जैसे 2600 की कीमत उसने कितनी कर दी होगी? अगर कीमत कम करता यानी कि वो 2200 करेगा। ठीक है, 2200 कर देगा या 2400 कर देगा। ठीक है, लेकिन जो 200 रुपये हैं वो बीच में वो किसको दे देगा? शंभू दयाल को दे देगा, क्योंकि वो लाला मदन मोहन को प्रेरित करता है कि आप ये सामान लो, यहाँ से वो सामान लो। ठीक है, तो ये उत्तर होगा। ये वाला उत्तर सही कब होता? क्योंकि मदन मोहन फिजूल खर्च और दिवालिया, क्योंकि जो नया सामान उसके पास था, मिस्टर ब्राइट के पास जो नया सामान रखा था, वो उससे बोल रहा था अभी मैंने खोला नहीं है। नया जो सामान उसका रखा था, बोल रहा जब वो खुल जाएगा, उसकी तारीख आ जाएगी, डेट आ जाएगी,
मैं इसको खोलूँगा तब आपको मैं बता दूँगा। वो क्यों नहीं खोल रहा था? क्योंकि और सामान ना ले ले, क्योंकि मिस्टर ब्राइट पर मदन मोहन का काफ़ी कर्जा था, पैसे पिछले बकाया था, वो वसूल नहीं हुआ था, तो नया पैकेट उसने नहीं खरीदा था ये, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, शंभू दयाल की कमीशन खोरी के चक्कर में उसने शंभू दयाल को ही बुलाया था। प्रश्न क्रमांक 15, सवेरे का भूला सांझ को घर आ जाए तो भूला नहीं बचता, ऐ सोचकर कौन साठन का कपड़ा लेकर मदन मोहन के बाग पहुंचता है? ए हरगोविंद, बी हरकिशोर, सी चुन्नीलाल, डी मिस्टर रसेल। तो कौन पहुंचता है? बी हरकिशोर, ठीक है। साठन का कपड़ा बाग के अंदर कमरे वगैरह बने हैं उनकी पर्दों के लिए, ठीक है, खिड़की पे टांगने के लिए वो साठन का कपड़ा मंगवाता है हरकिशोर से। और सवेरे का भूला सांझ को घर आ जाए, ये क्यों कहता है हरकिशोर? कि पहले टोपी लेके गया था कम कीमत पर हरकिशोर, ठीक है, 12 रुपये में, तो मदन मोहन ने उसको झड़क कर भगा दिया था कि मैंने तो मंगाई नहीं तुमसे, तो उसे बुरा लगा था। तो इसी बात को लेकर उसने कहा था कि कोई बात नहीं, दोबारा से मुझसे क्या खरीद रहा है वो साठन का कपड़ा। तो सवेरे का भूला सांझ को घर आ जाए तो भूला नहीं बजता। 15 प्रश्न हमारे ये हो गए। अब हैं मैचिंग के और क्रमानुसार वाले जो प्रश्न आते हैं, क्रोनोलॉजी वाले। यूजीसी नेट में और सभी परीक्षाओं में बहुत प्रश्न इसी प्रकार के अब आ रहे हैं। तो पहला तो बहुत ही सरल है, ये प्रश्न क्रमांक 1, उपन्यास के प्रकरणों को उनके सही क्रम में लगाइए। यहाँ पर दिया है मित्रमलाप, सौदागर की दुकान, संगति का फल, अकाल में अधिक मास, ठीक है। तो कौन सा है, अगर देखें हम क्रम, तो पहला कौन सा था? सौदागर की दुकान, ये वाला था पहला। दूसरा कौन था? अकाल में अधिक मास, ठीक है। और इसके बाद कौन सा था? संगति का फल तीसरा, और चौथा था मित्र मिलाप, ये वाला। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखें हम, ये दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, यानी कि ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये क्रम यहाँ से आप याद कर लें, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखें, इसी में हम पात्रों और उनके पेशे यानी कार्य को सम्मिलित कीजिए। कार्य को सम्मिलित करना है। ए है हरगोविंद, बी हरकिशोर, सी अहमद हुसैन, डी मिस्टर ब्राइट। यहाँ पर उनके कार्य लिखे हैं, ए यहाँ पर होना था, नीचे आ गया, कोई बात नहीं। टोपियों की असली कीमत बताना, मिलावटी इत्र लाना, महंगी टोपियाँ 18 रुपये में बेचना, और कांच का सामान बनाना। तो पूरा उपन्यास हमने अच्छे से देखा है। तो जो हरगोविंद था वो क्या काम करता था? महंगी टोपी बेची थी, किसको? मदन मोहन को। तो ए का हो गया तीसरा, ठीक है। हरकिशोर ने क्या किया? टोपियों की असली कीमत बताई थी, तो दूसरे का ए हो गया, ठीक है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ठीक है। और अहमद हुसैन कौन था? जिसने मिलावटी इत्र लाया, तो सी का सेकंड। और कांच का सामान किसने बेचा? मिस्टर ब्राइट ने, यानी कि 4। तो सही इसका उत्तर क्या होगा? ए का थर्ड, ए यहाँ पर दिया है, ए का थर्ड, बी का सेकंड। यहाँ देखें हम, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सॉरी बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का 4, ए, ठीक है। तो ए इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 2 का। अब आगे देखें, मास्टर शंभुदयाल द्वारा दिए गए विद्वानों के उदाहरणों को सम्मिलित कीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर कोई अच्छा पेपर बनाने वाला होगा और डिटेल्स में अंदर जाकर पेपर बनाएगा वो पढ़कर, तो ऐसे ही ये प्रश्न वो बना देगा। पहला है सर आइजैक न्यूटन, दूसरा है बी लेजिंग जर्मन विद्वान, सी है मार्नी इटली का कवि। ध्यान रखना है, परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि लेजिंग था जो वो कहाँ का विद्वान था? जर्मन का। और मार्नी कहाँ का कवि था?
इटली का। फिर यहाँ के उदाहरण हैं, पहला है कविता में मग्न होकर पैर जला लिया, बी खाना खाकर भूल जाना, तीसरा अपने ही घर पर कुंदा खड़खड़ाना। तो ये इसके उदाहरण दिए हैं। तो आपने उपन्यास पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो सर आइजैक न्यूटन हैं वो क्या करते थे, खाना खाकर भूल जाते थे। ठीक है, तो ए का कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, फिर लेजिंग जो जर्मन विद्वान था और उसने क्या किया था कि अपने ही घर पर जाकर वो कुंदा खड़खड़ाता था। ठीक है, उसे लगता था मैं शायद दूसरे के घर पे आ गया हूँ, तो बी का तीसरा। और जो मार्नी इटली का कवि था, ठीक है, वो कविता में मग्न होकर उसने पैर जला लिया था। इतनी मग्न होकर कविता लिख रहा था कि उसे अपने पैर का पता नहीं पड़ा कि मेरा पैर आग में जल रहा है। तो सही उत्तर होगा ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, यानी कि बी का सही उत्तर होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 4, प्रकरण 3। ठीक है, संगति का फल में लाला मदन मोहन के पास आने वाले लोगों का सही अनुक्रम पहचानिए। पहला हरगोविंद लखनऊ की टोपी लेकर, दूसरा अहमद हुसैन हकीम इत्र लेकर, तीसरा लाला जवाहरलाल बही खाता लेकर। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न आएगा तो प्रकरण की जगह केवल परीक्षा गुरु उपन्यास भी लिख सकता है, क्योंकि उसमें भी यही क्रम है सेम। ठीक है, तो देखें इसका, तो सबसे पहले कौन आया था, टोपी लेकर हरगोविंद ही ये आया था। ए ऑप्शन इसका सही है, पहला। ठीक है, टोपी लेकर आया था, फिर अहमद हुसैन इत्र लेकर आया था दूसरा, फिर बही खाता लेकर लाला जवाहरलाल आया था। यानी कि इसका क्रम वही है 1 2 3, यानी कि ए सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5, सुमेलित कीजिए प्रकरण और उनके आरंभिक उद्धरण। ठीक है, 1 मिनट रुकें। ठीक है, तो प्रकरण 1 2 3 4 दिए हैं क्रम से, और इनमें जो आने वाले आरंभिक उद्धरण हैं पद के रूप में, दोहे के रूप में, इस प्रकार से लाला श्रीनिवास दास ने दिए हैं, जगह जगह से ग्रंथों से लेकर। ठीक है, तो शुरुआत के अगर हम 4 देखें, एकदम से हमें याद नहीं होंगे, ऐसे करेंगे हम थोड़ा थोड़ा लेके तो हो जाएंगे। तो पहले प्रकरण में क्या था, लॉर्ड चेस्टरफील्ड का कथन था, मूर्ख वाला था कि विद्वान कम पैसे में काम कर लेगा, उतने से ज़्यादा धन में मूर्ख अपना काम नहीं कर पाएगा, ये वाला कथन था। तो पहले में है दूसरा वाला, लॉर्ड चेस्टरफील्ड का। ठीक है, फिर है प्रकरण 2, बी ऑप्शन में प्रकरण 2 है। प्रकरण 2 में क्या है, वृंद कवि का दोहा है कि अब अप्राप्ति के दिन में खर्च वाला। ठीक है, उपन्यास को आप देखेंगे पूरा दोहा, इसको पढ़ लें आप। तो इसका पहला हो गया। फिर है प्रकरण 3। प्रकरण 3 में क्या है, प्रकरण 3 में आपको मिलेगा, इसमें से नीचे देखें हम, हाँ, हितोपदेश का श्लोक, सहवासी होत नरप, ये वाला श्लोक है, तो चौथा रहेगा प्रकरण 3 का, हो जाएगा 4। और प्रकरण 4, ठीक है, प्रकरण 4 में क्या होगा, पद है, दूर हंसोकर बढ़ाए नए ते जेल बहाए, ये वाला। ठीक है, नीते जल बहाए, ये तीसरा वाला। ठीक है, तो एक बार आप क्या करें, पूरे उपन्यास को खोलें, आपके पास PDF हो या बुक जो भी हो, तो उसमें से लेके इन उपन्यास के जो प्रकरण के शुरुआत के समय लिखे हैं पद दोहा, इनको एक बार लिख लें और अच्छे से पढ़ लें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 5 का, ए का सेकंड। ओके, ए का सेकंड इसमें है, बी का पहला इसमें है, यही उत्तर होगा। सी का चौथा और डी का तीसरा। ठीक है,
ए इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न कैसे हैं, स्थापना और तर्क वाले, असर्शन और रीजन वाले, ये प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं बहुत। पहला प्रश्न है, इसकी स्थापना है, लाला ब्रजकिशोर मिस्टर ब्राइट की दुकान पर मदन मोहन को कांच का सामान खरीदने से रोकना चाहते थे। इसका तर्क है रीजन, क्योंकि ब्रजकिशोर मदन मोहन के सच्चे हितैषी थे और उन्हें अनावश्यक खेल तमाशे की चीज़ों में फिजूल खर्ची से बचाना चाहते थे। तो आपको ये पता है खरीदने से रोक रहे थे वो, तो ये भी सही है। दूसरा रीजन भी सही है, सच्चे हितैषी मित्र थे इनके और रोक रहे थे कि फिजूल खर्ची ना करें, तो ये भी सही है। और तर्क जो है वो स्थापना की क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऐसे प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जो उपन्यास को अच्छे से समझ लेंगे। दूसरा प्रश्न है, स्थापना, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभुदयाल मदन मोहन को महंगी चीज़ें खरीदने के लिए उकसाते थे। तर्क है, क्योंकि वे दोनों मदन मोहन के घर को सुंदर बनाना चाहते थे और कला के बड़े पारखी थे। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। घर को सुंदर बनाने से और कला के पारखी से मतलब नहीं था, वो केवल अपनी कमीशन खोरी और कमाई से मतलब रखते थे। तो ए तो सही है और आर गलत है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, लाला हरदयाल ने मदन मोहन से कहा कि उनके पिता लालाजी मदन मोहन से मिलने से नाराज होते हैं। तर्क, यह लाला हरदयाल की एक चाल थी ताकि वह मदन मोहन के मन में अपने लिए और अधिक विश्वास और चाह पैदा कर सके। तो पहला भी सही है, उसने कहा था कि मेरे पिताजी रोकते हैं, और दूसरा भी सही है। और दूसरा जो रीज़न है वो स्थापना की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न क्रमांक 4, हरकिशोर द्वारा लखनऊ की टोपियों की असली कीमत 12 रुपये बताने पर मदन मोहन बहुत खुश हुए और उन्होंने हरगोविंद को डांटा। तर्क, क्योंकि मदन मोहन सच्चाई जानने के बाद अपने चाटुकार मित्रों से छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है, तो उसमें बताना ए और आर दोनों सही हैं। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा है कि व्याख्या इसकी सही है कि नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 4 में देखें हम, तो टोपियों की कीमत 12 बताई तो मदन मोहन खुश नहीं हुआ था, बल्कि हरकिशोर को झड़क कर उसने भगा दिया था कि मैंने तो मंगाई नहीं थी। तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा, क्योंकि मदन मोहन सच्चाई जानने के बाद चाटुकार मित्रों से छुटकारा पाना चाहते थे, ये भी गलत है। मित्रों से वो छुटकारा पाना नहीं चाह रहे थे, चाटुकार मित्रों से। तो ए और एक्सेप्शन और रीजन यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। यहाँ पर देखें डी, ठीक है, सही उत्तर है इसका। प्रश्न क्रमांक 5 देखें, स्थापना है, पंडित पुरुषोत्तम दास ने इत्र बेचने वाले हकीम अहमद हुसैन को तुरंत 25 रुपये दिलवा दिए। तर्क है, क्योंकि पंडित जी को पता था कि इत्र में चंदन के तेल की मिलावट है और वे हकीम का साथ देकर मदन मोहन को लूटना चाहते थे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पंडित पुरुषोत्तम दास ने इत्र बेचने वाले हकीम अहमद हुसैन को तुरंत 25 रुपये दिलवा दिए, ये गलत है क्योंकि पंडित ने नहीं दिलवाए थे। वो तो बल्कि कह रहा था कि तेल में इसमें इत्र में चंदन के तेल की मिलावट है और मिलावट का सामान बेच रहे हो तो कुछ रुपए नहीं देंगे बल्कि इसको वहीं छोड़कर जाओ। तर्क क्या दिया है, क्योंकि पंडित जी को पता था कि इत्र में चंदन के तेल की मिलावट है और वे हकीम का साथ देकर मदन मोहन को लूटना चाहते थे। ये भी कथन गलत है। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हकीम को फ़ायदा हो या ना हो, ठीक है, लेकिन वो केवल अपना ज्ञान बताना चाहते थे। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पर कर लें दोनों गलत हैं। ठीक है, कभी कभार विकल्प लिखते समय गलतियाँ हो जाती हैं टाइपिंग में। ठीक है, दोनों गलत हैं। आगे देखें, अब है
कुछ प्रश्न हैं, 5 प्रश्न केवल, जो बहुत गहन अध्ययन पर आधारित हैं, अंदर से लिए गए हैं। ठीक है। पहला है, अप्राप्ति के दिन में खर्च होत अविचार, घर आवत है, यहाँ पर पाहुनो है। ठीक है, और नहीं, पाहुनो यानी कि मेहमान, पाहुना बोलते हैं मेहमान को। ठीक है, बुंदेलखंड में बोलते हैं, हमारे यहाँ भी पाहुना, पाहुने आ रहे हैं हमारे यहाँ। ठीक है, और ज़्यादातर पाहुने बोलते हैं जो दामाद होते हैं, फूफा होते हैं, ये लोग होते हैं ना। बुंदेलखंड के क्षेत्र में थोड़ा पुरुष प्रधान समाज है, और जो फूफा जी होते हैं या जीजा जी होते हैं घर में, तो उनको अच्छा मान सम्मान मिलता है, उनको पूजा जाता है, पैर छुए जाते हैं। जो कि सास ससुर हैं वो भी दामाद के पैर छूते हैं, भले ही उम्र में वो कितने बड़े हों। ठीक है, तो उनको ज़्यादातर कहते हैं कि पाहुने हमारे यहाँ आए हैं। ठीक है, तो अप्राप्ति के दिन में खर्च होता विचार, घर आवत है पाहुनो, वाणिज न लाभ लकार। यह दोहा उपन्यास के किस प्रकरण के आरंभ में है? ठीक है, ए है सौदागर की दुकान, बी अकाल में अधिक मास, सी संगति का फल, डी मित्र मिलाप। तो ये किस में है? दूसरे प्रकरण में है, अकाल में अधिक मास में। ठीक है, यानी कि ये बात है कि अप्राप्ति के दिन में, कि जो व्यक्ति आय नहीं हो रही है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, और उस समय में भी खर्च करता है बिना विचार के। ठीक है, ये तो इस प्रकार होता है जिस प्रकार किसी वाणिज्य को, व्यापारी को कुछ लाभ भी नहीं हो रहा हो, घर में कुछ आ नहीं रहा हो, और इस पर क्या आ जाए, घर में मेहमान आ जाए। तो मेहमान आ जाएगा तो क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है उसकी आवभगत के लिए। तो वही बात यहाँ पर कही है। तो ठीक है, कहाँ से लिया गया ये? अकाल में अधिक मास से। प्रश्न क्रमांक 2, लाला मदन मोहन की बग्गी जब सौदागर की दुकान से लौटकर कंपनी बाग पहुंची तो मुंशी चुन्नी लाल ने कितने बजने का दावा किया था, जबकि असली समय 8:45 था? ए 9:20, बी 9:30, सी 10 बजे, डी 9:15 बजे। तो कितना कहा था? 9:20। ये इसका सही उत्तर है। और असली समय कितना था? 8:45, 8:45 यानी कि 8:45। प्रश्न क्रमांक 3, सहबासी बस होत नरप गुड़ कुल रीति बिहाय। यह श्लोक जो प्रकरण 3 संगति फल की शुरुआत में है, किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? एक्चुअली श्लोक नहीं, यहाँ पर एक पद या दोहा के रूप में दे देते हैं, और जो मूल रूप से लिया गया होता है वो श्लोक से लिया गया है। ठीक है, लेकिन लाला श्रीनिवास दास उसका अर्थ करके दोहा या पद के रूप में उपन्यास में लिख देते हैं। तो ए है पंचतंत्र, बी चाणक्य नीति, सी हितोपदेश, डी नीति दशक। तो कहाँ से लिया गया है ये? हितोपदेश से। ओरिजिनली हितोपदेश लिखा गया है संस्कृत में, तो इसलिए श्लोक यहाँ पर लिखा है। तो हितोपदेश से लिया है। सहबासी बस होत नृप गुड़ कुल रीति बिहाय, नृप युवती और तरुलता मिलत पराय संग पाए। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि सहवास के कारण, यानी कि सहवास यानी कि संगति के कारण किसी से मित्रता है, तो भी जो नृप है, राजा है, ऐसे लोगों से मित्रता रखता है जिसमें कोई गुण कुल या कोई भी रीति रिवाज नहीं हो, उनसे भी वो क्या करता है? संबंध रखता है, संबंध रख लेता है, विवाह कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार है जिस प्रकार से नृप युवती और तरुलता मृत प्राय संग पाए, कि जिस प्रकार जो बेल होती है एक, ठीक है, तरुलता बेल होती है, वो पेड़ के सहारे ही क्या करती है? उसी का संग पाकर ऊपर की ओर जाती है। प्रश्न क्रमांक 4 देखें, लाला मदन मोहन और लाला हरदयाल जब बाग में एकांत में बैठकर मित्रता की कस्में खा रहे थे, तब अचानक दरवाज़ा खोलकर कौन भीतर दाखिल हुआ जिससे उनकी बात कट गई? ए लाला ब्रजकिशोर, बी मुंशी चुन्नीलाल, सी लाला जवाहरलाल, डी हरकिशोर। तो कौन आया था बीच में? डी हरकिशोर। क्या लेकर आया था? साठन का कपड़ा जो मंगाया था पर्दों के लिए। ठीक है, लाला मदन मोहन ने। आखिरी प्रश्न है,
तो यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। लाला मदन मोहन के लिए बग्गियाँ बनाने के लिए कहाँ से 2 कारीगर बुलवाए गए थे? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बम्बई, डी लाहौर। तो कहाँ से मंगवाए गए थे? सी बम्बई से। अंदर से डिटेल से पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने लगभग सभी प्रश्न कर लिए हैं। 5 डिटेल्स वाले थे, 5 एसेशन रीजन वाले थे, 15 पात्र संवाद वगैरह के थे। ठीक है, ऐसे 10 प्रश्न और थे। ठीक है, और ऐसे ही होंगे तो सभी प्रश्न कितने हो गए थे हमारे? 50 प्रश्न टोटल हो गए थे। ठीक है, जहाँ तक है मैंने बीच बीच से ला के जो ज़रूरी समझा उसी चीज़ को लेकर प्रश्न बनाए हैं। और अभी फिर देखेंगे, एक बार प्रयास और करेंगे और अच्छे से प्रश्न बनाएंगे, तो पूरी तैयारी हमें अच्छे से करने में सहायता मिलेगी। और कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो, या कहीं भी किसी भी जगह प्रश्न में कुछ गलती हो गई हो तो वो भी कमेंट में लिखें। ठीक है, धन्यवाद।